नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा, अपना फेवरेट डिबेट शो। बात बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से क्योंकि सियासी लहरें उठने शुरू हो गई हैं और इस बार निशाना ममता दीदी का अभेद्य किला है। जो मुस्लिम वोट बैंक कभी टीएमसी की जीत की गारंटी था, आज उसमें जबरदस्त सेंधमारी की तैयारी कर ली गई है। इसी पर दो पंक्ति है कि सलीका हमने भी सीखा है अब सियासत का कि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। मगर इस बार मंजर कुछ और ही होगा, क्योंकि अब कौम के हक की बात सरेआम होनी शुरू हो गई है। बंगाल चुनाव के साथ 5 और भी बंगाल को गिन करके 5 राज्यों में ये चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है कि किस राज्य में कब चुनाव होंगे। चलिए सबसे पहले आपको ये पूरी डिटेल बता देते हैं कि किस राज्य में कब चुनाव होंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये जान लीजिए कि बंगाल का आखिरकार मुस्लिम फैक्टर क्या कहता है। यहाँ पर आबादी करीब 34% है मुस्लिमों की। सीटों पर जो निर्णायक स्थिति है वो 40 से 50% है। इसके अलावा आबादी बंगाल में ये मुस्लिम फैक्टर है, ये किंग मेकर की भूमिका कई जगह पर उनकी नजर आती है। बंगाल की 294 सीट 2 फेज में चुनाव, और इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी 234 सीटों पर एक फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असम में 126 सीटों पर एक फेज में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। वहीं 140 सीट वाले केरलम में एक फेज में 9 अप्रैल को मतदान होंगे। पुडुचेरी में भी 30 सीटें हैं और 30 सीटों पर 9 अप्रैल को एक फेज में वोटिंग होगी। 4 मई को इसके रिजल्ट आने हैं। अब चुनाव का ऐलान तो हो गया, लेकिन इस बार ममता दीदी की राह बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख करके हुमायूं कबीर ने भावनाओं को हवा दी। उनका दावा है कि अब मुसलमान केवल वोट बैंक बनकर के नहीं रहेगा। और वैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की सुगबुगाहट ने दीदी के धड़कनों को बढ़ा दिया है। जानकार ये कहते हैं कि अगर ये मुस्लिम वोट बैंक अगर बटा तो दीदी के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर वाली स्थिति हो जाएगी। वोट बैंक में सेंध, हुमायूं कबीर और ओवैसी इसीलिए लगा सकते हैं क्योंकि वहां पर जो कुल मुस्लिम वोटर की संख्या है वो 34% है। 294 में से 100 सीटों पर इनका प्रभाव है। ये 2021 की बात कर रही हूं, जब पहले चुनाव हुए थे, कि 100 सीटों पर इनका प्रभाव है। 2010 के बाद टीएमसी ने हालांकि यहां पर कब्जा कर लिया और 2026 में ममता बनर्जी की राह लेकिन अब मुश्किल नजर आ रही है। उसकी वजह उन्हीं की पार्टी के कभी विधायक रहे हुमायूं कबीर, जिन्होंने गठबंधन कर लिया ओवैसी से। अब ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी तो बिल्कुल होगी। हुमायूं कबीर करेंगे और ओवैसी भी करेंगे। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और बाबरी पर हुमायूं की तरफ से मुस्लिमों का झुकाव देखने को मिलने लगा। ममता के वोट बैंक में सेंध, हुमायूं और ओवैसी इसी तरीके से लगाएंगे। हुमायूं कबीर का लक्ष्य क्या है वो जरा जान लीजिए। हुमायूं कबीर का लक्ष्य उन 90 से ज्यादा सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी 40 से अधिक फीसदी है, वो 90 सीटें इनकी निशाने पर है कि कहीं से किसी भी तरीके से उनका वोट वहां से खसीट लिया जाए। और इनका साफ कहना है कि ममता बनर्जी को अब अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलेगा। दीदी के लिए अब आगे कुआ पीछे खाई वाली नौबत है। एक तरफ बीजेपी का बढ़ता प्रभाव, दूसरी तरफ अपने ही पुराने साथियों की बगावत। हालांकि ममता दीदी के अलावा मुस्लिम वोटर्स पर बहुत सारे लोगों की नजरें हैं। हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी तो बैठी हुई है। वो भी तो नजरें टिका करके बैठी हुई है कि कुछ मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के पास भी जाएंगे, लेफ्ट के पास भी जाएंगे। अब बंगाल का मुस्लिम फैक्टर ही यही है। वहां की जो आबादी है वो 34% है और इनकी जो निर्णायक स्थिति है वो 40 से 50%। अब आपको बंगाल का धर्म कांटा भी बता देते हैं। मुस्लिम और हिंदू आबादी आखिरकार वहां पर कितनी है। अगर हिंदुओं की बात की जाए तो ये आंकड़ा 71% का नजर आता है और मुस्लिमों का ये आंकड़ा है 27% का। लेकिन ये जो 27% है, ये 27% 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहता है। इसीलिए हर पार्टी की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को किसी तरीके से हथिया ले हिंदुओं का वोट, क्योंकि बट जाता है। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त यही स्थिति बनी हुई थी। जो 71% में से हिंदुओं के जो वोट थे, उसमें से अगर इनका ओवरऑल परसेंटेज आप देखेंगे तो 50% वोट बीजेपी को गए। इसी में से 30 से 35% वोट जो है वो टीएमसी को गए और बाकी वोट अन्य पार्टियों में बट गए थे। लेकिन
जो ये 27% मुस्लिम आबादी है, उनका जो वोट प्रतिशत था वो टीएमसी के पक्ष में अच्छा खासा था, 75% था और बीजेपी को मात्र 7%। इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि इस वोट बैंक में सेंध लगा दी जाए। अब क्या हुमायूं कबीर वाकई में किंग मेकर बनेंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर बनकर के रह जाएगा? हालांकि ये 4 मई की वो तारीख बता देगी कि बंगाल का ऊंट किस करवट बैठेगा। इसी पर करूंगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक बड़ा सवाल है कि क्या 2026 चुनाव में मुस्लिम दीदी के सियासी पारी का अंत करने वाले? ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा में कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से रत्नाकर सिंह, टीएमसी से विश्वजीत घोष और एआईएमआईएम से मनमोहन झा गामा। सौरभ गौड़ हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ेंगे। शेखर कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल तालार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले शेखर कुमार जी, आप ही से मेरा यह सवाल रहेगा कि इस बार ममता दीदी के इस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बहुत सारी पार्टियां एकत्रित हो गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार बस्ता पैक करना ही पड़ जाए? देखिए मीनाक्षी जी, बंगाल में मेरे आंकड़ों के हिसाब से 70.54% हिंदू वोटर्स हैं और सिर्फ 28-27% मुस्लिम वोट से कोई भी सरकार नहीं बना सकता। बंगाल के रहने वाले लोग जो हैं, जो कि नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं, वो लगातार ममता बनर्जी को समर्थन देते आ रहे हैं। और बंगाल चुनाव के बारे में एक जो नैरेटिव बंगाल से बाहर एक हिंदू मुस्लिम वाला चलाया जाता है, पश्चिम बंगाल की जनता उसको बार बार नकारते हुए आई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर जो टीएमसी के विरोध में जो भाजपा है, भाजपा सिर्फ वहां पे वॉशिंग मशीन में धुले हुए नेताओं की बदौलत वहां पर एग्जिस्ट कर रही है, जो टीएमसी और से आए थे। यही वो नेता है जिनके ऊपर बार बार भाजपा आरोप लगाती थी, और जैसे ये वॉशिंग मशीन में धुल गए और वो तुरंत पाक साफ हो गए। तो पश्चिम बंगाल की जनता भी इस बात को समझ रही है। और यहां पर देखिए, ममता बनर्जी सरकार की कई नाकामियां हो सकती है, लेकिन उन नाकामियों पे बात ना करके पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का विपक्ष इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम नैरेटिव देने की जो कोशिश कर रहा है, यही कारण है कि ममता बनर्जी बार बार जीतती आ रही है। नहीं, आप समझे नहीं। देखिए शेखर कुमार जी, एक बात आप ये कह सकते हैं कि ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब हुमायूं कबीर ने इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले शुरुआत की कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के साथ साथ, उसके बाद उन्होंने वहां से शिगुफा भी छोड़ दिया कि मुस्लिम वोट बैंक पर सिर्फ ममता दीदी का अधिकार नहीं है, उसके बाद उन्होंने ओवैसी से जाकर के गठबंधन भी कर लिया। जब इतनी सारी चीजें हुई हैं, और ऐसा तो है नहीं है कि हुमायूं कबीर कोई नया नौसिखिया नेता है, कांग्रेस से लेकर के बीजेपी तक, टीएमसी तक घाट घाट का पानी पी करके आया हुआ व्यक्ति है। अगर नेता इस तरीके का बयान देगा तो उसके पीछे की कुछ तो वजह रही होगी, छोटी मोटी। अगर वो कुछ वजह रही है, अब आप 27% भले ही आंकड़े हम भी दिखा रहे हैं, वो आंकड़े 27% मुस्लिम है, 71% हिंदू हैं, लेकिन वो 27% जब 100 सीटों पर, 90 से 100 सीटों पर ये तय करने लगे कि किंग मेकर कौन होगा, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर व्यक्ति का वोट बहुत मायने रखता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति बनती है कि आखिरकार वहां पर किंग मेकर कौन होगा। अब विश्वजीत घोष जी से जरा मैं पूछ लेती हूं कि आज जब चुनावों का ऐलान किया गया तो ये सब तो कहा ही गया कि कब चुनाव होंगे कब नहीं होंगे, इसके साथ साथ एक बात और कह दी गई कि चुनावों के वक्त में किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो विश्वजीत घोष जी, क्या तैयारी है पार्टी की? आपको बीजेपी को भी टक्कर देनी है, आपको कांग्रेस से भी निपटना है, आपको लेफ्ट को भी टक्कर देनी है। ठीक है, लेफ्ट खत्म है, बीजेपी आपके टक्कर के मुकाबले में है, लेकिन आप ही के पार्टी से निकला हुआ एक नेता जो खुद ही ये कह रहा है कि बंगाल में अब अल्पसंख्यकों का वोट ममता दीदी को नहीं मिलेगा, आपको लगता है कि इसके साथ साथ पार्टी जीत जाएगी? देखिए, बंगाल में 2026 में जो विधानसभा वोट हो रहा है, जिसका डेट डिक्लेयर किया निर्वाचन कमीशन ने, 2 फेज में वोट होगा। 2021 में 8 फेज में वोट हुआ था, 2024 में लोकसभा 7 फेज में वोट हुआ था, इस बार 2 फेज में हो रहा है। बंगाल का हर आदमी, हर जाति ममता बनर्जी का साथ है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में डेवलपमेंट का काम क्या है पिछले 14 साल से। देखिए, दिल्ली सरकार का जो नीति आयोग एजेंसी है,
कोई लोग बोला है कि 14 साल में बंगाल में कम से कम 2 करोड़ आदमी का नौकरी हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी डेवलपमेंट कर रहा है। बीजेपी यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम का कल्चर का वोट कर रहा है, बंगाल का वो कल्चर नहीं है। जरा बंगाल आवाज का बढ़ाइएगा विश्वजीत जी की। विश्वजीत जी, हाँ, जरा बंगाल आपकी का- आवाज में दिक्कत आ रही है, मुझ तक आपकी आवाज बहुत क्लियरली पहुंच नहीं रही है। मैं उसे जरा ठीक करवाती हूँ, स्पष्ट नहीं है, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। रत्नाकर जी, क्या इस बार तैयारी फुल टक्कर देने की है? क्योंकि इस बार मुकाबले में ओवैसी भी है, हुमायूं कबीर भी है, तो वोट बैंक में सेंध तो उन्होंने लगानी शुरू कर दी है। तो आपको लगता है कि आप जो ये बार बार कह रहे थे कि इस बार 2026 में ममता दीदी के राज को हम खत्म करेंगे, हो पाएगा ये? देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरह से ममता दीदी ने बंगाल के माँ माटी और मानुष को धोखा दिया है, बंगाल की जनता इस बार इनको करारा जवाब देने वाली है। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति आज टीएमसी की सरकार कर रही है, बंगाल की हिंदू जनता है वो देख रही है किस तरह से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश जो इसके पीछे लगी हुई है लोगों, वो भी बंगाल की जनता देख रही है। ये बताइए, अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इतनी ही सक्षम है और हिंदू हितैषी है, तो हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद का नींव रखा तो उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करने का काम किया? इनका संरक्षण प्राप्त है परोक्ष रूप से। वहीं पे अगर मुर्शिदाबाद जैसी जगह पे हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो पश्चिम बंगाल की जो है सरकार चुप हो जाती है, होने दो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वोटर जो है इनके ज्यादातर मुस्लिम 27% इनको वोट देंगे तो इनकी सीट आसानी से निकल जाएगी। ये मानसिकता जो है पाल के रखी है। यही बंगाल की जनता इस बार समझ चुकी है कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी लानी है, विकासवादी सरकार लानी है कि वह सरकार को कंटिन्यू करना है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और पश्चिम बंगाल की जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार में यह सरकार लिप्त है। आज मैं बता दूं, पिछले 11 साल का आंकड़ा मैं बता दूं, ये टीएमसी सरकार में 5 मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, 11 इनके विधायकों के ऊपर जांच जो है चल रही है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से देखा आपने, तमाम घोटाले उजागर हुए समय समय पे, वो सारे घोटालों में ये लिप्त रहे, लेकिन ममता दीदी को वो कुछ नहीं दिखता है। ममता दीदी को क्या दिखता है कि हार रहे हैं, ये हारने के बाद एक माहौल बनाया जाए। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाने का विचार किया। आप बताइए, जो चुनाव आयोग पूरे देश में निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव करा रहा है, उसके खिलाफ जो है ये प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही हैं। और ये ममता दीदी हैं। ममता दीदी पश्चिम बंगाल को इस तरह से कंसीडर करती हैं कि जैसे वो भारत देश की परिधि में है ही नहीं। अभी आप बताइए, राष्ट्रपति जब वहां पे आती हैं, राष्ट्रपति महोदया, तो उनका प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको जो है सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको अपमानित करने का काम किया जाता है। एसआईआर प्रक्रिया जब वहां पे होती है तो भी इनका विरोध होता है। एसआईआर प्रक्रिया नहीं होने देंगे, उसके लिए कितना इन्होंने हो हल्ला किया। उसी तरह से वक्फ बिल जब लागू करने की बात आई तो भी वो ना वहां पे मना कर रही थी। भाई, ये संवैधानिक प्रक्रियाएं जो है, संविधान से पास हुआ बिल है, वो आप अपने राज्य में नहीं लागू करने देते हैं। केंद्र की योजनाएं जो है वो पश्चिम बंगाल में आप आम जनता को उसका बेनिफिट नहीं लेने देते हैं। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि ये पश्चिम बंगाल की सरकार अच्छा, ये अपने आप को जो तमाम बातें कह रहे हैं, विश्वजीत जी से मैं ये पूछ भी लेती हूँ, आपको आवाज आ रही है विश्वजीत जी मेरी सही से? नहीं, अभी आपकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं मिल रही है। राहुल तालान जी, क्या लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि जो तमाम योजनाएं थी केंद्र की उसको लागू नहीं करने दिया गया? इसके साथ साथ अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर जाना हुआ, राष्ट्रपति की तरफ से बताया गया कि क्या कुछ हुआ, लेकिन इन तमाम चीजों से क्या आम जनता अपने आप को कनेक्ट करके इस चुनाव में वोट करने के लिए जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे फर्क पड़ता है कि अगर जो कहीं राष्ट्रपति का अपमान होता है तो राष्ट्रपति इस देश की प्रथम नागरिक हैं, तो प्रथम नागरिक का अपमान कोई राज्य करे, राज्य की सरकार करे, तो देश की जनता को फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, अगर जो केंद्र की योजनाएं हैं कुछ और उनसे बंगाल के लोगों का भला हो सकता है, तो सिर्फ आप अपने अहम के कारण कि इन योजनाओं को लागू नहीं करेंगे हम, और लागू नहीं करते हैं, सिर्फ यही कि हमारा अहम है और वो जो हमारा घमंड है वो नहीं टूटना चाहिए, चाहे प्रदेश की जनता का कोई भी हाल हो, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक राज्य सरकार को।
तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री इसलिए थोड़ी होते हैं कि भाई आप केंद्र सरकार के साथ एकदम बिल्कुल फाइट करेंगे और लड़ जाएंगे और ये बोलेंगे कि हम बेनिफिट भी नहीं लेने देंगे। ठीक है, आपके राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं एक सरकार से, केंद्र की सरकार से, लेकिन अगर जो केंद्र की सरकार किसी राज्य की भलाई के लिए या पूरे देश की भलाई के लिए कुछ योजनाएं बनाती है तो आप उन पे बोल देते हैं कि हम इनको लागू नहीं करेंगे। आप सीए एनआरसी के लिए बोल देते हैं इनको लागू नहीं करेंगे, हम वक्फ बिल के लिए बोल देते हैं हम लागू नहीं करेंगे। ये जो हो रहा है वो उससे बंगाल की जनता को मुझे लगता है फर्क पड़ता होगा। ऐसा नहीं है कि बंगाल में घुसपैठ का कोई मामला नहीं था। ममता बनर्जी का ही वो 2004 का सबको सीन याद होगा कि कैसे उन्होंने कागज, जब वो संसद में होती थी, कागज फाड़ के बेंच की तरफ उछाल दिए थे कि घुसपैठ का इतना बड़ा ही, वो इतने करोड़ घुसपैठी हैं यहाँ। उसके बाद जैसे ही वो सत्ता में आई तो घुसपैठी रहे नहीं, वो मुद्दा ही नहीं रहा, वो उनके वोट बैंक हो गए और वो उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात करने लगी कि हम एक भी बांग्लादेशी को बाहर नहीं जाने देंगे। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है। देखिए, अगर जो किसी भी राज्य की जनता के हक को कोई दूसरे देश के लोग आके खाते हैं, घुसपैठिए जो होते हैं, तो इससे फर्क पड़ता है कि अगर जो उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो उन लोगों के लिए रिसोर्सेज हैं, जो वहां के वैलिड नागरिक हैं, उनको आप दूसरे देश के लोगों पे खर्च करने लगे, जाया करने लगे, तो इससे फर्क पड़ता है वहां के लोगों को। और आप फिर ये सोचें, आप सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स के नाम पे, धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स के नाम पे आप एक वर्ग को बढ़ावा देने लग जाएं। आपको पता है वो वर्ग 27% और आप एक मुश्त उनकी वोट मिलते हैं आपको, तो आप दूसरे वर्ग के बहुत सारे जो त्योहार हैं उन पे रोक लगा दें कि अब ये दोनों त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं, ईद और ये एक साथ पड़ रहे हैं, होली एक साथ पड़ रहे हैं, रमजान और होली एक साथ पड़ रहे हैं, तो ये नहीं करने देंगे। जो बड़ा वर्ग है आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो फर्क पड़ता है। विश्वजीत जी, फर्क पड़ेगा इस बार? क्या बस्ता पैक होना है इस बार? देखिए, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बंगाल में आदमी, हर जाति के आदमी ममता बनर्जी को वोट देंगे, क्योंकि बंगाल में डेवलपमेंट किया ममता बनर्जी हर तरफ से। केंद्रीय सरकार का जो एजेंसी है नीति आयोग, उन्होंने बोला है कि बंगाल में पिछले 14 साल में 2 करोड़ आदमी का नौकरी हुआ है। बंगाल का 2021 में हारने के बाद केंद्रीय सरकार, बीजेपी का केंद्रीय सरकार पश्चिम बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपया अटका कर रखा है। पश्चिम बंगाल के आवास योजना का पैसा अटक कर रखा है। अच्छा, इन 15 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने नए रोजगार आए? विश्वजीत जी जरा ये भी बता दीजिएगा, 15 साल के आपके शासनकाल में कितने इन्वेस्टमेंट आया है और कितने आपने सिंगूर जैसा केस किया, सिंगूर विवाद में आपने टाटा को वहां से बाहर निकाल के फेंक दिया और टाटा बाहर आ गया, वो उससे किसको फर्क पड़ा? बंगाल की जनता को। बंगाल की जनता के पास रोजगार नहीं है। विश्वजीत जी, आपको ये समझना चाहिए कि सुविधा नहीं दे रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी को दे रहा है। जैसे में हो बंगाल को वंचित करना है, बंगाल को आम आदमी को वंचित करने का काम कर रहा है। फिर भी ममता बनर्जी बंगाल के आदमी के लिए काम कर रहा है, विकास कर दिया। मैं तो बोलता हूं कि बंगाल इस एक टाइम पे इस देश की कोलकाता आर्थिक राजधानी होता था, उसके बाद कोलकाता की क्या स्थिति हो गई है आप बताइए। कितने नए उद्योग धंधे बंगाल में लग रहे हैं, कितनी आईटी इंडस्ट्री, नए नए शहर डेवलप हो गए को बंगाल में। बताइए ना, देखिए हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया और छोटे छोटे शहरें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के सेंटर बन गए। लेकिन बंगाल ने क्या किया? जो बंगाल एक टाइम पे सिरमौर होता था देश का, कोलकाता सिरमौर होता था आर्थिक इकोनॉमी के मामले में, उस कोलकाता की स्थिति क्या है? बंगाल की स्थिति है क्या? आपके पास ना नीति, केंद्रीय सरकार, देखिए केंद्रीय सरकार वंचित करने के बाद भी बंगाल में ममता ने डेवलप किया है। कर्मा दिगंत, शर्मा नगारी, 35,000 करोड़ रुपया वहां पर इन्वेस्ट हुआ है। 7.5 लाख आदमी का नौकरी वहां पर हो रहा है। सिलिकॉन वैली का IT हब 27,000 करोड़ रुपया वहां इन्वेस्ट हुआ है। 75,000 लड़का का वहां पर वहां पर काम हो रहा है। बंगाल में कैडर हुआ है, दुर्गापुर कैडर हो रहा है, खड़गपुर कैडर हो रहा है। ऐसे बहुत काम डेवलपमेंट के लिए काम पश्चिम बंगाल कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना हो रहा है, साइकिल फैक्ट्री हो रहा है, यहाँ पर मेट्रो खोज हो रहा है, ये सब खोज कर रहा है। लेकिन केंद्रीय सरकार हर कंपनी को भड़काने के बाद भी ममता बनर्जी के लिए काम करने बाहर का बहुत कंपनी आ रहा है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पर बंगाल का बहुत आदमी उसे काम कर रहा है। लेकिन केंद्रीय सरकार जो संविधान बोल रहा है केंद्र सरकार को हर स्टेट को समान अधिकार देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। बंगाल के में
बीजेपी जो बोल रहा है वही केंद्र सरकार कर रहा है, ऐसा विश्वजीत करना नहीं जी, चाहिए। आपको ना समान अधिकार नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ऐसे नहीं कर सकती कि किसी को ऐसा थोड़ी, जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं और राज्यों का पैसा भी केंद्र सरकार के पास ड्यू है, ऐसा नहीं है। आपको चाहिए विशेषाधिकार। आप बोल रहे हैं कि हमें विशेषाधिकार केंद्र नहीं दे रहा है। ये जो आपकी स्थिति है वो गलत है। देखिए, विशेषाधिकार किसी राज्य को ऐसे नहीं मिल सकते। आप जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार दिए हैं आपने, किस स्थिति में 2 करोड़ रोजगार दिए हैं बंगाल में? बंगाल की पॉपुलेशन पता है आपको कितने वोटर हैं और आप बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिया है? बंगाल की इकोनॉमी कितनी बड़ी आपको पता है? हम नहीं बोले, नीति आयोग बोल रहा है कि आप ऐसा नीति आयोग बोल रहा है। थोड़ा पढ़ लिख आइए, देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लिख आइएगा। नीति आयोग बोल रहा है। नीति आयोग किसका है? केंद्रीय एजेंसी का है। ये नीति आयोग बोल रहा है बंगाल में 2 करोड़ आदमी का नौकरी 14 साल में हुआ है। 40% एम्प्लॉयमेंट हुआ है बंगाल में। ये हम नहीं बोले, नीति आयोग बोल रहा है। लेकिन बीजेपी, देखिए कहां से पता नहीं आप आंकड़े लेके आए हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। 2 करोड़ आपने बताइए ना कितने गवर्नमेंट रोजगार दिए, फिर प्राइवेट बताइए कितने हुए, फिर उस हिसाब से आप रेशियो लगा लीजिए। सैलरी के हिसाब से जो हो, मिनिमम सैलरी के हिसाब से उतना इन्वेस्टमेंट है बंगाल में। आप बोल रहे हैं 38 और 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कहां है 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट? प्रेस रिलीज हुआ है वो आप देख लीजिएगा। 2025 में केंद्रीय सरकार नीति आयोग जो प्रेस रिलीज किया है उसमें देख लीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार पश्चिम बंगाल में 14 साल में हुआ है। हम नहीं बोले, नीति आयोग बोल रहा है। हम ऐसे आपसे डिबेट नहीं कर रहे हैं। और जो भारत का ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से बंगाल का ग्रोथ रेट कितना है फिर बताइए? अरे आप सुनिए, तुलना होगी ना, इकोनॉमी में कोई तुलना होती है ना चीजों की, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दरअसल दावा किया है कि उनके 14 साल के तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में राज्य में 2 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए गए। 14 साल में 2 करोड़ से ज्यादा के रोजगार पैदा किए गए हैं। ये ममता बनर्जी ये अवसर पैदा किए गए 14 साल के अंदर, और वो भी ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है। जरा मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इतना भरोसा है कि आप जीत जाएंगे तो अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसके पहले ये पुजारियों का, मुइजियनों का 500 रुपए बढ़ाने का क्या मतलब था, मानदेय बढ़ाने का? ये इसके अलावा कुछ और भी बदलाव वहां पर किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया कि वेस्ट बंगाल में ममता राज में मदरसों का बजट 12 गुना बढ़ा दिया गया है। ये सब कुछ करना क्यों पड़ा फिर अचानक से? ये वोट बैंक साधने के लिए किया ना, मदरसों का आपने 12 गुना बजट बढ़ा दिया। जी देखिए, बिहार में जब वोट हुआ था विपक्ष पार्टी ने चिल्लाते गया, फिर भी हर लड़की, हर महिला के अकाउंट में 10,000 रुपया डालते गया। इसका जाने का जरूरत था? बंगाल में जो मौजम है, जो पंडित है, उन लोगों का आवाज कटेगी अगर आप ज्यादा तेज से चिल्लाएंगे तो। आराम से बात रखिए, सुन रहे हैं। आप ज्यादा तेज से चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज कटेगी। बिहार में जैसे वोट हुआ, पापा विपक्ष से पार्टी चिल्लाते था, लेकिन हर महिला के अकाउंट में 10,000 रुपया बीजेपी वालों ने डालते गया। निर्वाचन कमीशन चुप रहा। बंगाल में जो मौजम है, जो मेरा सवाल आपसे क्या था, आपको अगर अपनी जनता पर, अपने किए हुए 14 साल के काम पर इतना ज्यादा भरोसा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आधे घंटे पहले आपको ये ऐलान क्यों करना पड़ा कि हम इतना पैसा बढ़ा रहे हैं? आप पहले भी बढ़ा सकते थे, आपने पहले भी बढ़ाया है, आपने पहले भी ये सब कुछ तय किया था। अब जरा मनमोहन गामा जी ये बताइएगा कि इस बार जो आपने हुमायूं कबीर के साथ AIMIM का गठबंधन, आपको लगता है कि यहाँ पर आप हरा देंगे ममता बनर्जी को, वोट बैंक में सेंध लगा लेंगे? सबसे पहले तो बंगाल की उस पावन भूमि को मैं पंडित मनमोहन झा गामा दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ और माँ महाकाली को कहता हूँ कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। अब रही चुनाव की बात। चुनाव लोकतंत्र की खूबसूरती है। हुमायूं कबीर के साथ हमारी पार्टी अगर गठबंधन कर रही है तो अच्छी बात है। गठबंधन होने से हमें मजबूती मिलेगी और हुमायूं कबीर को भी मजबूती मिलेगी। हम किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, हम खुद जीतने के लिए आ रहे हैं। वहां की जनता निर्णय करेगी कि बीड़ी बनाने वाले कामगार महिलाओं की हालात क्या है। वहां निर्णय लिया जाएगा कि वोट हमें किसे देना है। जब गरीबों पर जुल्म होता है उस वक्त में दोनों, चाहे वो दीदी हो या मोदी जी, कल मोदी जी ने बड़ा
लंबा चौड़ा भाषण दिया, कहा निर्मम दीदी, निर्मम सरकार। लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तो निर्मम और बेदर्द कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है, जिसके सीने में कोई दर्द नहीं है। आज एलपीजी सिलेंडर के लिए गरीब लोग भटक रहे हैं और पूंजीपति और इनके नेता, इनके कार्यकर्ता और कुछ विपक्षी दलों के बाहुबली कार्यकर्ता उसको ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं। अरे ये तो आपकी पार्टी का स्टैंड है ना, लेकिन आप क्यों देश के लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं? मैंने तो कल भी आपसे कहा था कि शिवालिक हो या नंदा देवी हो, 2 जहाज निकले हुए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से। सीधे तौर पर ईरान की तरफ से बयान भी आ गया है कि हम यूएस और इजराइल के अलावा बाकी सभी देशों के जहाज़ों को जाने देंगे। तो अब आप तो कम से कम ये पार्टी का नेता होने के नाते थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ बयान दीजिए। आपका ये पार्टी का, मैं समझ सकती हूँ कि पार्टी का प्रतिद्वंद चलता रहता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जनता से थोड़ी ना हमें खेलना है। आप ये बताइए कि गठबंधन तो हो गया, 182 सीटों पर लड़ने का चुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। आप जीतेंगे तभी जब आप किसी को हरा देंगे। तो आप अब बीजेपी को हराएंगे, कांग्रेस को हराएंगे, या फिर 14 साल से टीएमसी जो वहां पर राज कर रही है उसको हराएंगे? किसी ना किसी को तो हराना होगा ना पार्टी में आने के लिए, जीतने के लिए, वहां पर सत्ता में काबिज होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जनता हराएगी। देखिए, हमारी ताकत नहीं है, न मोदी जी की ताकत है कि वो जबरन जीत जाए, न ही ममता दीदी जी की ताकत है कि वो जबरन जीत जाए। जनता का जो निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे, जनता के बीच हम जनता की बात रखेंगे। ठीक है, चलिए, आपने ये तो मान लिया है कि किसी में इतनी ताकत नहीं है जो जनता की कही हुई या जनता की लगाई गई मोहर पर क्रॉस कर सके। अब इसके बाद मुझे लगता है कि चुनाव हो जाने के बाद अब आप किसी भी मशीन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे। सौरभ गौर जी, अभी मैंने यही सवाल का जिक्र किया था कि थोड़ी देर पहले जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होनी थी, 4 बजे के पहले पहले ममता बनर्जी सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि 500 रुपये हम पुजारियों का भी मानदेय बढ़ा रहे हैं, मुजरिमों का भी हम मानदेय बढ़ा रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी जबकि पुजारियों का मानदेय तो पहले से बहुत कम था, 1500 रुपये उन्हें मिलते थे। उसके एवज में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो सारी क्रियाएं करवाते हैं या जो भी उनके काम होते हैं, उन्हें 3000 रुपये का मानदेय दिया जाता था। तो मानदेय तो पहले से ही कम था, लेकिन अभी अचानक से चुनावों के वक्त में क्यों याद आ गया? सौरभ जी हैं हमारे साथ? हाँ हाँ, आवाज आ रही है? बताइए बताइए सौरभ जी। मैं ये कहना चाहता था कि ममता बनर्जी शुरू से ही हिंदू विरोधी रही हैं, विकास विरोधी रही हैं, और जनता जो हिंदू जनता है वहां उनका हमेशा ममता बनर्जी ने तो अपने स्तर पे विरोध किया और लोगों को केवल लॉलीपॉप देती रही। ये बात सभी लोग जानते हैं कि जितनी केंद्र से योजनाएं आई, उन्होंने कभी किसी योजना को ढंग से, जनता के हित की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। और इस समय वो मदरसों के लिए जो कुछ भी बढ़ा रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। वो तो खुद इतना ज्यादा हिंदू विरोध करती है कि थोड़े दिन में आप देखेंगे, अगर इस बार बाई चांस ये जो चुनाव जीत के आती हैं तो पूरी तरीके से प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट, हालांकि पहले से भी है, मगर और भी ज्यादा आपको मुस्लिम प्रभाव इस सरकार में दिखाई देगा। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये सभी पैनलिस्ट अगर कभी चुनाव के दौरान वहां गए हो बंगाल में, तो ये जानते हैं कि वहां हकीकत में चुनाव होते ही नहीं है। वहां तो जो जिसको ममता बनर्जी चाहती हैं, जिस तरीके से चाहती हैं, वैसे ही वहां पे वोट दिया जाता है। हिंदू जनता को सुबह ही घरों में कैद कर दिया जाता है। वहां इंटीरियर में जाइए, गांवों में जाइए, वहां जाकर देखिए, वहां की जो हिंदू जनता है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, वो बताते हैं कि उनके वोट तो सुबह ही पड़ जाते हैं और उनको धमका दिया जाता है कि आप कोई भी वोट देने नहीं जाएंगे। और अगर किसी जगह पे हिंदू जनता हिम्मत करके चली भी जाती है वोट देने के लिए, तो आप देखते हैं चुनाव के बाद में किस तरीके की हिंसा वहां पर बंगाल में होती है। क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसी हिंसा आपने कहीं होते देखी हुई है? तो वहां तो ममता बनर्जी इस समय पूरी तरीके से मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही है। और ये जो हुमायूं कबीर बीच में आ गए हैं, मुझको नहीं लगता कि ये बहुत कुछ इनका बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों का उद्देश्य केवल एक है कि बंगाल से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देना और बंगाल को पूरी तरीके से एक मुस्लिम स्टेट बना देना। जैसे आज कश्मीर में हुआ, ये चाहते केरल और बंगाल कश्मीर की तरह बंगाल का नामो निशान मिटा देना। उद्देश्य क्या है? मुसलमानों का नाम निशान। विश्वजीत जी, इतना मुस्कुरा के क्या होगा? अब आप मुझे ये बताइए कि जब इसके पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि चुनावों के दौरान हिंसा 541 रिपोर्ट दर्ज की गई है। आपको फिर भी ये मजाक वाली बात लग रही है?
देखिए बंगाल में कुछ भी होता है तो चुनाव आयोग नहीं, साथ जितना आदमी आयोग है दिल्ली का, सब आयोग बंगाल में आ जाते हैं। अगर इतना केस हुआ है बंगाल में तो ईडी सीबीआई जो आयोग है वो चुप रहा था, तो सब केस कुछ का नहीं देते हैं 5 आप लोग साल वहां पहले पे, हुआ। कुछ नहीं देते हैं आप लोग वहां पे। अभी कुछ दिन पहले ही घेर लिया गया था ना पूरी टीम को बंगाल पुलिस की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से, और अब आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हाँ। ईडी सीबीआई वो क्या निरपेक्ष है? वो तो बीजेपी जो कहते हैं वही तो काम करते हैं। आपने देखे तेजीलाल जी को, पशुपति जी को कैसे फंसाया? अभी कोर्ट उन लोग को बोला जो निर्दोष है। अब ईडी सीबीआई को जो कहते हैं भी वही तो करते हैं ना। अगर बंगाल में 500 इतना केस हुआ है तो उसका मूवमेंट क्या हुआ अभी तक? जो दिल्ली का आयोग आ रहे हैं उन्हें तो नहीं छोड़ेंगे। कितना बोलेंगे? देश की जनता और बंगाल की जनता सब कुछ समझने लग गई है। 541 घटनाओं का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मैंने जिक्र किया तो ईडी सीबीआई भिजवा दीजिए, ईडी सीबीआई का जिक्र किया तो ईडी सीबीआई भी बीजेपी की है। अरे सब कुछ जब बीजेपी का है तो फिर काम कौन करेगा? किसी को तो काम करने दिया जाएगा ना। रत्नाकर जी, वहां पर आप ईडी सीबीआई वहां जाके काम नहीं कर सकती, मानवाधिकार की टीमें तक वहां पर जाकर काम नहीं कर सकती हैं। विश्वजीत जी, ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके ये कहा सुनी वाली बातें बता रही हूँ। कवरेज करके आई हूँ लंबी चौड़ी और वहां पर देख करके आई हूँ, तब ये बातें कह रही हूँ। रत्नाकर जी, देखिए हमारे प्रश्न मेरे से है। जी जी आप ही से है। देखिए हमारे 541 घटनाएं टीएमसी के नोटिस में आती हैं, ईडी सीबीआई काम करने जाए तो काम नहीं करने दिया जाता है और उसके बाद फिर दोनों को लेकर के सवालिया निशान भी लगाने हैं। लेकिन इस बार अगर वोट की शुरुआत होगी तो मुस्लिम वोट क्या मिलेगा ममता बनर्जी को? क्योंकि नाराजगी तो वहां पर भी है कि हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो ममता बनर्जी क्यों नहीं कर पाए? नहीं, अगर अपने मंसूबों में अगर कामयाब होती हैं कि ममता बनर्जी जी, जो इनका मंसूबा है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का, तो मुसलमान इनकी तरफ वोट देगा। अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होती है तो मुसलमान जो है हुमायूं कबीर को तरफ चला जाएगा जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखे हैं। अंततोगत्वा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश, चाहे हुमायूं कबीर हो चाहे ममता बनर्जी हो, ये बनाने का षड्यंत्र जो है ये बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने तमाम उदाहरण दिया कि क्यों किस तरह से ये कंसीडर करते हैं पश्चिम बंगाल को कि ये भारत देश से अलग है और कोई भी भारत देश के दूसरा प्रांत से जाता है वहां पे तो इसको बाहरी समझा। यही काम कटा रहा है। सुनिए वोट दो नहीं तो बांग्लादेश बन जाएगा। सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं मैं। मीनाक्षी जी अपनी बातों को रख लो। देखिए अभी हमारे नेता टीएमसी यहाँ पे कह रहे थे विश्वजीत जी कि विकास हुआ है। मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत। विकास हुआ है, लेकिन विकास कहां पे हुआ है? विकास हुआ है वहां पे घुसपैठियों का, रोहिंग्या मुसलमानों का फर्जी आधार कार्ड बना करके और उनको वोटर बनाने का विकास हुआ है। विकास और कहा हुआ है? भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। भ्रष्टाचार आप इतिहास में रत्नाकर जी आप ही बोल दीजिए जो एसआर हुआ है उसमें कितना रोहिंग्या, फिर आप अपनी बातें रख लीजिएगा। जी जरा सुनिए जी मीनाक्षी जी, इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जब केंद्रीय एजेंसी किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में जाती है तो मुख्यमंत्री अपना लावा लश्कर लेकर के और वहां पे जाती है और ईडी अधिकारियों को धमकाने का काम किया जाता है और उनको सरकारी कार्रवाई को पूरा नहीं करने दिया जाता है। जो कोर्ट में चल रहा है उसका ये सारे प्रकरण का कार्यक्रम जो कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति है कि एक प्राइवेट एजेंसी को बचाने के लिए, अपनी कालाबाजारी को छुपाने के लिए, अपनी कारस्तानियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री वहां जाती है और सारी फाइलों को समेट लेती है और गाड़ी में रख देती है। तो इस तरह की परिस्थिति आज पश्चिम बंगाल में हुई है। और देखिए ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पे अभी आपने खुद आंकड़ों से बताया कि किस तरह से वहां पे मुसलमानों का तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। 12 गुना, ठीक चुनाव आयोग जब अनाउंसमेंट करता है उसके पहले ममता बनर्जी जो है 12 गुना जो है मदरसों का बजट बढ़ा देती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो भी वोट बैंक अगर खिसक के हुमायूं कबीर की तरफ जाने वाला है वो मत जाओ भाई, हम बैठे हैं पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए। ये संदेश जो है वो देने की कोशिश कर रही है। और आज क्यों? आज मैं बता रहा हूं आपको, यूपी के एक मौलाना है, वो कहते हैं
जब भी देश में कहीं कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है जहां पे अवैध मस्जिद को गिराया जाता है, अवैध घरों को बुलडोज किया जाता है, तो वो कहते हैं अब मेरा दिल उत्तर प्रदेश में नहीं लगता, अब मेरा मन करता है कि मैं पश्चिम बंगाल में जाके बस जाऊं। भाई इस तरह का आप माहौल बना रहे हैं कि सारे देश के मुसलमान जो है आपके पश्चिम बंगाल में बसने का मूड बना रहे हैं। अच्छा ठीक ये है, इस क्या पर मैं दर्शाता जवाब ले है? लेती हूँ विश्वजीत जी से, काफी देर से सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। बोलिए विश्वजीत जी। देखिए, वो जो प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी टीएमसी के लिए काम कर रहा है बंगाल में। एक वोट के टाइम में ईडी सीबीआई का बात गिर गया। आज से 6-7 साल पहले का कोई प्राइवेट कंपनी, ठीक था, उसीलिए आप आगे आके प्राइवेट कंपनी कौन है? जाके टीएमसी का जितना असेंबली का प्रोफाइल है, कहां से कहां खड़े होगा, आप उसको कागज लीजिएगा, उसको आप टोटल लैपटॉप ले लीजिएगा, लेके आप बीवी को दीजिएगा, ऐसे काम कीजिएगा तो होगा। ममता बनर्जी उसका विरोध किया है, जब आप ऐसे किसी का ऑफिस में नहीं जा सकते हैं जहां पर एक पार्टी का टोटल विधानसभा का पुलिस का काम क्या होता है कि अगर ईडी की सीबीआई की टीम आएगी तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, ये काम होता है ना। तभी तो ममता दीदी की पुलिस कहा जाता है वहां पर। वहीं पर नहीं, वहां पर विरोध किया गया। आप असेंबली का जो प्रोफाइल है टीएमसी का, आप उसको नहीं ले सकते हैं। आप जब चुनाव आता है तब आपको हर चीज याद आता है। ईडी सीबीआई को चलते आप ईडी सीबीआई को यूज करते हैं, इसको व्यवहार नहीं करते हैं। देर पहले आप खुद ही कह रहे हो कितनी अगर घटनाएं आ रही हैं तो आप ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए। अब आपको उन पर भी भरोसा नहीं है, किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। देश में लोकतंत्र है, तभी तो आप संसद के अंदर खड़े होकर के पन्नों को फाड़ करके फेंक सकते हैं, तभी तो आप संसद में खड़े होकर के रो करके ये कह सकते हैं कि मेरी माटी पर खतरा है, तभी आप देश में संसद में खड़े होकर के ये कह सकते हैं कि घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल में। अब इतनी सब चीजें अगर कही गई हैं देश की संसद में खड़े होकर के, तो लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र अभी भी है। अब वो पश्चिम बंगाल में क्यों नजर नहीं आता, ये समझ में नहीं आता है। शेखर कुमार जी, इस बार वोट बैंक किसके पक्ष में बैठेगा? मेरा तो सीधा सवाल यही था और मेरा विषय भी यही है। मैं आपको बहुत क्लियर होकर बताता हूँ, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले पैनलिस्ट बीच में इंटरप्ट ना करे। मैं इस पे बहुत एक एनालिसिस अच्छा बता रहा हूँ, ठीक है, कि चुनाव एक दिन का नहीं होता, चुनाव होता पिछले 5 साल का। पिछले 5 साल में पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बंगालियों को समझ कौन रहा है। जो चीजें पिछले 5 साल में जो मुद्दे आए हैं, एक जैसे आपको याद होगा पिछले चुनाव के टाइम पे तेजस्वी यादव का एक मछली खाने वाला दुर्गा पूजा के दौरान एक मुद्दा था। बिना बंगाल के कल्चर को जाने हुए बयान दे दिया गया। सीआर पार्क के मछली मार्केट में दुर्गा पूजा के दौरान लोग हिंदुवादी संगठन मछली की दुकानें बंद कराने पहुंच गए क्योंकि उन्हें कल्चर नहीं पता था। दूसरी बात, संसद में वंदे मातरम वाला जब इश्यू उठाया गया, उसमें उस कमेटी में उस टाइम सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनकी बात को दरकिनार करके भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। वो वापस उस ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहती थी। और ये नहीं भूलना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पूजनीय। फिर जब घुसपैठियों की बात हुई, यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने में बांग्ला भाषी लोगों को घुसपैठिया बताकर जब बांग्लादेश भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बुलाने के लिए कहा। और जगह जगह पे ये सब बातें जो हुई, रोहिंग्या वाली अभी बात चल रही थी, 2022 में हरदीप पुरी जी ने रोहिंग्याओं को बक्करवाला में फ्लैट दिया और ये कहते हैं कि ये घुसपैठियों वाली बात हो रही है। दूसरी बात मैं आगे बताता हूं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात होती है, हर डिबेट में मुद्दा आता है। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पे तेल भेज रहे, गैस भेज रहे, सब कुछ भेज रहे। अरे अगर हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? तो मेरा कहना यह है कि, और साथ में करप्शन की बात आई, ईडी रेड की बात आई। आज ईडी की क्रेडिबिलिटी, जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, क्या सच्चाई निकली? आज सोनम वांगचुक को भी रिहा करना पड़ा। और जो करप्शन वाली बात थी, शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय तक, क्या कर पाए ये लोग? जो भी वॉशिंग मशीन में धुला वो क्लियर हो गया। बंगाल की बहुत प्रबुद्ध जनता है, बंगाल की जनता इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझती है। और मुद्दा यह है कि अगर आप इस तरीके की चीजों को ओवरडू ना करें, आप मुद्दों की राजनीति करते, आपके पास बहुत अच्छा स्पेस था। बात हुई चुनाव के हिंसा की। चुनाव के टाइम पर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के हाथ में होता है। और उस टाइम बंगाल पुलिस हो या किसी भी स्टेट की पुलिस हो, चुनाव आयोग के अंडर होती है। हर अधिकारी चुनाव आयोग के अंडर होता है। और अगर उसके बाद भी हिंसा हो रही है, वो चुनाव आयोग की विफलता है।
तो बंगाल का प्रबुद्ध वर्ग इन सब चीजों को देख रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं टीएमसी का कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल का विपक्ष है वो मुद्दों पर अभी भी नहीं घेर रहा है, और जिन बातों पर वो चीजों को ओवरडू कर रहे हैं वो उनके लिए उल्टा पड़ रही है। और ये पिछले 5 साल का जो भी क्या धरा है, क्योंकि रत्नाकर सिंह जी को मैं सुन रहा था, इनके जो राजनीतिक पुरोधा थे, इनके राजनीतिक पूर्वज, उन्होंने बंगाल में ही मुस्लिम लीग के साथ 1941 में मिलकर सरकार बनाई। क्या पश्चिम बंगाल के लोगों गलत बात कह रहे हैं ये, इनको ऑब्जेक्शन लीजिए। बंगाल के मुस्लिम लीग के साथ मैं सुनना चाह रही हूँ कि वो कितना लंबा, लेकिन सारा सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए मुद्दे बंगाल के मुद्दे पे नहीं रहे। अच्छा भटकाएंगे। एक बात बताइए मीनाक्षी जी, मैं एक बात पूछता हूं, इस देश में पिछले कहीं जब से 10-15 साल में ये बताइए कहीं आपने ऐसा देखा है कि किसी मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के घर से भी नोटों की गड्डियां मिल रही हों? ये सिर्फ आपको ये जो नजारे ये बंगाल में ही नजर आएंगे आपको, और कहीं नहीं आ रहे हैं ये आपको नजर। बिजनेसमैन के यहाँ मिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों के यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन वो जो बिजनेसमैन जो पॉलिटिक्स में आ गए उनके यहाँ मिल जाएंगी। ईडी ने बरामद किया, सीबीआई ने बरामद किया, इनकम टैक्स ने बरामद किया है। लेकिन ये जो नजारे हैं कि गर्लफ्रेंड के यहाँ से भी, मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के यहाँ से भी पैसे मिल रहे हैं। अब दूसरी चीज, रुक जाइए ना, अब बहुत बोल लिया आप, रुक जाइए थोड़ा सा, सबर करिए। अरे सबर करिए, सबर करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। जो भी मुझे पता है भावनाएं भड़क रही होंगी, रुक जाइए थोड़ा सा। इस देश में जब ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति कर रही थी, क्या केंद्र की राजनीति करते हुए ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि बंगाल में इतने सारे घुसपैठिए हैं? कहा था या नहीं कहा था? संसद का बयान है। और रही बात केंद्र सरकार की, उस कांग्रेस की केंद्र सरकार ने भी ये माना था, अपने संसद में माना था कि 1 करोड़ के लमसम घुसपैठिए इस देश में हैं। तो वो घुसपैठिए हैं या नहीं है, या उनको एडजस्ट कर लिया गया? एडजस्ट कर लिया गया तो किसके रिसोर्सेज खा रहे हैं? सवाल यह है। दूसरी चीज, आप बोल रहे हैं कि मछली, वो जो तेजस्वी यादव वाला बयान, आप जो मछली वाली बात कर रहे हैं, बिहार की बात थी। बिहार के और बंगाल के कल्चर में बहुत अंतर है, और ऐसा नहीं है शेखर जी जानते हैं बंगाल के कल्चर को, हम नहीं जानते। हर कोई जानता है बंगाल के कल्चर को कि मछली का क्या महत्व है, हर कोई जानता है। ऐसा नहीं है कि यहां अकेले शेखर जी ज्ञानी बैठे हुए हैं। दूसरी चीज कि क्या वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है या नहीं हो रहा है। रही बात राजनीतिक हिंसा की, चुनाव के अतिरिक्त, चलिए आपने चुनाव आयोग पर डाल दी सारी चीजें, मैं पूछ रहा हूं चुनाव के अतिरिक्त क्या राजनीतिक हिंसा होती है या नहीं होती है? क्या जो गुंडा नेक्सस है वहां वो टीएमसी के लिए वोट करवाता है या नहीं करवाता है? क्या वो गुंडा नेक्सस, क्या जब जो पहले वामपंथियों के लिए वोट करवाता था फिर अचानक से टीएमसी के लिए वोट करवाने लग गया, वो क्या उस नेक्सस को खत्म किया गया? नहीं किया गया। आपने रही पुलिस की बात कर रहे थे आप, पुलिस जिसके अंडर 5 साल काम करती है ना, शेखर जी आप तो वकील हैं, ये चीज जानते होंगे किसके लिए लॉयल रहेगी, चुनाव आयोग के लिए कितनी लॉयल रहेगी। अगर जो इतनी लॉयल रहती ना पुलिस चुनाव आयोग के लिए, तो केंद्र की एजेंसियों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो चुनाव आयोग जो इधर उधर कर रहा है अधिकारियों को, उससे किसी को दिक्कत नहीं होती। बंगाल में गुंडा नेक्सस सुबह सुबह गरीब हिंदुओं को धमका के वोट नहीं करने देता है। अगर आखिरी बार कब गए थे आप पश्चिम बंगाल? आपने पता इतनी सारी चीजें बोली, आपने कहा कि कोई मुझे टोकेगा नहीं, मैंने भी आपको नहीं टोका। रही बात बांग्लादेश की, तो आप बहुत पहले से जानते थे, पहले से ये बयान आने शुरू हो गए थे कि जब, सुनिए शेखर कुमार जी, मैंने इसलिए आपको एक भी बार बीच में तब भी नहीं टोका जब आप झूठ बोल रहे थे कि वहां पर जब तक किसी की सरकार नहीं बन जाती है, आखिरकार किससे बात होगी? अब सरकार बन गई है, बात भी हो रही है, चीजें भी हो रही हैं, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और क्या वहां पर सरकार बनने के बाद क्या दखल नहीं दिया गया है? क्या वहां से किसी भी हिंदू की लिंचिंग की खबरें आई? नहीं आई हैं। आपने 1947 का जिक्र कर दिया, मुस्लिम लीग का जिक्र कर दिया, बीजेपी कहां से आ गई उस पूरे फ्रेमवर्क में? बीजेपी कब आई है, कब हुआ बीजेपी का उदय? अब जरा मुझे ये बताइएगा कि आप पश्चिम बंगाल आखिरी बार कब गए थे? पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत अलग है। विश्वजीत जी से भी मैं उस पर सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन आप पहले ये बताइएगा मुझे कि आप पश्चिम बंगाल कब गए थे? मैं पश्चिम बंगाल बहुत रेगुलरली जाता हूँ। कलकत्ता में बिजन सेतु हो, वीआईपी नगर, तिलजला, आखिरी बार सब बता दीजिए। और पश्चिम बंगाल के हर हिस्से में, दार्जिलिंग में मैं बहुत साल रहा हूँ, मैं आसनसोल जाता हूँ, न्यू जलपाईगुड़ी जाता हूँ, और हमारे साथ बांग्ला कोथा बोले दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बंगाल से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। दूसरी बात, आप जो पूछ रही थी कि बीजेपी की सरकार थी 1941 में, नहीं, इनके पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी है या नहीं, और मुस्लिम लीग के साथ सरकार में मंत्री थे या नहीं? अभी रत्नाकर सिंह बता दे कि
भाजपा के पुरोधा है या नहीं? मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। अच्छा, अब उस चीज पे हाँ, चर्चा बोलिए, करने रुक जाइए। मैं जवाब देता हूँ हाँ। मीनाक्षी जी, जी। मैं जवाब देता हूँ। और मुझे रिक्वेस्ट है शेखर जी से कि मैं जब ये बातों को रखूंगा बीच में नहीं बोलिए। आप रखिए। अभी हमारे मित्र राहुल जी ने कहा कि आप वकील हैं। मुझे, हाँ, पूरी बातें रख लूं, आपके ज्ञान के ऊपर ही बात कर रहा हूं। कहा कि वकील हैं, और एक वकील ऐसे कैसे कह सकता है कि केजरीवाल के ऊपर झूठा आरोप लगा करके उसको फंसाया गया और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। भैया कहां पे बरी कर दिया है? निचली अदालत में साक्ष्य जो है, फिर आप बौखला रहे, निचली अदालत में साक्ष्य जो है वह नहीं दे पाया गया, इसलिए ऊपरी अदालत ने, हाई कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू कर दिया। ये शायद आपको जानकारी है कि नहीं? मुझे तो आपके वकालत के पेशे पे शक हो रहा है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, सुन लीजिए, बड़ी शांति से सुनिएगा। आप, मुझे लगता है कि ना शेखर जी जरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी हैं। इनको नहीं पता है राहुल गांधी की पार्टी का सपोर्ट करते होंगे ये, इसके लिए इस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान रखते हैं। आपने कृषक प्रजा पार्टी का नाम सुना है? हाँ, सुना है आपने? नहीं सुना है। पश्चिम बंगाल में मेरी 5 पीढ़ियां रही हैं। कितनी? 5 पीढ़ियां मेरी पश्चिम बंगाल में रही है। कृषक प्रजा पार्टी के साथ हम लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग को बाहर करने के लिए जिन्ना की पार्टी को हमने सरकार बनाई थी। ये शायद आपको जानकारी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। और तीसरी चीज ये कह रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे। मैंने तो, मेरे संज्ञान में ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि भाई जो लोग बाहर चले गए पश्चिम बंगाल से वो वापस आ जाएं। ये तो मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, रोज अध्ययन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई मुझे ऐसा ज्ञान ही नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, अपितु लोगों ने वीडियो जरूर देखा। एसआईआर प्रक्रिया हो रही थी, कैसे अपना झोला लेकर के लोग जो है बॉर्डर पे दिखे जाते हुए। ये नहीं देखा आपने? आपको दिखे या नहीं? क्योंकि आप लोग बांग्लादेशियों को रेड कारपेट बिछा करके और सम्मान करते हैं, और राष्ट्रपति महोदया जब जाती हैं तो उनको अपमानित करने का काम आप लोग करते हैं। इसलिए मुझे आपकी वकालत पे शक है। आपका ये हंसी पे भी मुझे वो रावण की हंसी की तरह आपका हंसी जो है दिख रही है। आपको ज्ञान होना चाहिए, कुछ तथ्य लेकर आइए और बैठ के बात करिए। और तथ्य जो होता है ना वो प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाण के आधार पे आप जवाब को रखिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दिया करिए जनता को। और इस बार जनता आपको, आप जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानियों को ये दिखा देगी कि किस तरह से 3 से 7 फिर विश्वजीत जी से मेरा सवाल है। जवाब सुनिए। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली बात पे क्यों मुकर गए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के सरकार बनाई, आप बताओ तो। कृषक प्रजा पार्टी का नाम सुना है आपने? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हो। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, है या नहीं? सरकार नहीं बनाई है। ये आप भ्रम फैला रहे, माफी मांगनी चाहिए आपको माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके झूठ बोलने का काम करते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात पे। माफी आप होगी। आज तक कितने घुसपैठिए पकड़े गए हिंदुस्तान? केजरीवाल को बताते हैं कि निर्दोष है, माफी मांगने का काम करते हैं। मतलब माफी मांगने घुसपैठिए पकड़े आपने कितने घुसपैठिए पकड़े? और हरदीप सूरी ने रोहिंग्या के लिए बक्कर वाला में नहीं बताया। हरदीप पुरी ने बक्कर वाला में रोहिंग्या को फंसाया नहीं फंसाया? 2022 का ट्वीट है नहीं, हाँ या ना में बताइए। श्यामा प्रसाद मंत्री थे या नहीं, हाँ या ना में बताइए। कितने घुसपैठिए पकड़े गए? कि कृषक प्रजा पार्टी के समर्थन से जो सरकार बनी थी, हालांकि उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तरफ से इस्तीफा भी बहुत जल्द दे दिया गया था, नहीं मिली कुछ चीजें। पीडीपी और बीजेपी का भी तो यही कनेक्शन था, आपको याद होगा। अब आप पीडीपी और बीजेपी भी बाद में फिर यही कहने लगे ना दोनों कि नहीं मिलता हमारा सोच, हो गए हम अलग। अब जरा मुझे विश्वजीत जी जरा ये बताइए कि धरातल पर जब इतनी सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, जहां ममता बनर्जी की एक भूमिका बना दी गई है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, तो इस हिंदू विरोधी वाली भूमिका में वो जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? वो सामने खड़े हो हुमायूं कबीर और ओवैसी। देखिए, ममता बनर्जी का हिंदू विरोधी बात बोल रहे हैं, ये बीजेपी बाहर है, फैला रहा है। बंगाल का हर हिंदू ममता बनर्जी का साथ है, क्योंकि ममता बनर्जी काम कर रहा है आम आदमी के लिए। रत्नाकर जी बोल रहे हैं घुसपैठिए का बात, हम बोल रहे हैं आपको, बंगाल में जो बॉर्डर है बीएसएफ क्या कर रहा है? बीएसएफ किसका अंडर में है? अमित शाह क्या कर रहा है?
असम त्रिपुरा का राज का किसका अंदर में है? बीजेपी के राज है। वहां से कैसे घुसपैठ आ रहा है? कश्मीर में कैसे घुसपैठिया आकर गोली मार के पहलगाम में चल जा रहा है? क्या कर रहा है आपका अमित शाह होम मिनिस्टर? तो इतना देना चाहिए था अगर घुसपैठिया हो रहा है। बंगाल में जो एसआईआर हुआ है तो अभी तक बोल दीजिए वो एसआईआर में कितना रोहिंग्या, कितना वाराणसी का नाम पकड़ा गया? उसे बोले चोरी करके वोट देने का काम आप लोग कर रहे हैं पिछले 10 साल से। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली आप लोग चोरी करके जीते हैं। आप लोग बिहार में एसआईआर करके 2.5 वोटर का नाम काट कर वोट जीतते हैं। आप वही चीज बंगाल में करना चाहते हैं जैसे में वो बंगाल में कितने नाम काट पाए? बोलिए। माइक को ऐसा किए बंगाल में आप लोग माइक को ऑब्जर्वर लगा दिए, दूसरा स्टेट में नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? आप लोग चाहते हैं बंगाल में हर किसी तो जैसे तो वोट जीतता है, बंगाल जीतता है। आप लोग बंगाल जीत नहीं पाएंगे। यहाँ पर बंगाल का कल्चर हिंदू मुस्लिम का कल्चर नहीं है, बंगाल का कल्चर है आगे से आगे मिलकर रहने का। यहाँ पर हर तरह का त्योहार होता है, हर जाति का। यहाँ पर गुजराती भी रहता है, मराठी रहता है, मराठी पर गणेश पूजा भी होता है, गुजराती का त्योहार होता है, हर जाति का त्योहार होता है। यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन जब से बीजेपी ने केंद्र से लेकर के पता नहीं कहां पर, कभी रामनवमी के जुलूस के दौरान, कभी दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान, आए दिन तो दंगे होते रहते हैं विश्वजीत जी। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई दंगा नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता। क्या जरूरत पड़ गई कि फिर वहां पर हम मंदिर भी बनवाएंगे, हम एक बड़ा भव्य जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर भी बनवाएंगे? फिर ये तमाम चीजों की घोषणा तो आप तभी करते हैं ना जब आपको लगने लगता है कि हाँ जनता के बीच में वो छवि जा रही है। रत्नाकर जी देखिए मीनाक्षी जी, अभी विश्वजीत जी कुछ बातें कह रहे थे कि क्या कर रही है सरकार, वहां पे बॉर्डर पे घुसपैठी आ रहे हैं। मेरा के पूछना ये है, गृह मंत्री जी ने सदन में भी कहा है और बार बार जब भी उनसे पूछा गया उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि क्यों हम लोग विफल हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया रोकने के। जब भी बॉर्डर पे फेंसिंग का काम किया जाता है, जब भी बॉर्डर पे फेंसिंग का काम करने का किया जाता है, रोकने का काम, उसको अड़ंगा लगाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? टीएमसी की सरकार द्वारा किया जाता है। ये बात इन्होंने बताई नहीं बताई? नहीं, उन्हें पता दूसरी चीज ये कह रहे थे, हाँ दूसरी चीज ये कह रहे थे कि हम जो है कितने लोगों को हमने बाहर निकाला। अरे भाई, अगर हमने बाहर नहीं निकाला और आपने किसी को बुलाया नहीं तो मुर्शिदाबाद जैसी जगहों में जहां पे आबादी मुसलमानों की 65% क्यों हो जाती है और किस तरह हो जाती है, इसका भी जरा आप बात बता दीजिएगा। और तीसरी चीज ये कह रहे थे कि हम बहुत मिलजुल कर रहते हैं। अगर मिलजुल कर ये रहते तो हिंदू पलायन क्यों करते, क्यों वहां से भागने को मजबूर होते? तो ये सारी जितनी चीजें यहाँ पे बैठकर ये बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ और जनता को गुमराह करने वाली बात बोल रहे हैं। जी ठीक। देखिए, राज्य सरकार जो कहीं राज्य में डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो राज्य सरकार की चिंता बढ़ जानी चाहिए। लेकिन विश्वजीत जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर जो कहीं डेमोग्राफी चेंज हुई है, आजादी के बाद क्या डेमोग्राफी थी मुर्शिदाबाद की विश्वजीत जी, और अब क्या है डेमोग्राफी? अगर जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है कहीं भी, किसी भी पूरे देश में, बंगाल समेत किसी भी बॉर्डर स्टेट में डेमोग्राफी चेंज हो रही तो राज्य सरकारों की चिंता बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? अगर जो आप उस डेमोग्राफी से छेड़छाड़ होती है तो वहां के जो लोग हैं उनके साथ दिक्कत होती है, इसीलिए वो दंगा फसाद है। आप बोलते हैं कि कोई हम मिलजुल के रह रहे हैं, कितना मिलजुल के रह रहे हैं? मुर्शिदाबाद में रोज दंगे फसाद, हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को मारना, उनके घर जला देना, ये घटना नहीं देखी क्या इस देश ने? आप कितना दबाएंगे चीजों को, कितना छुपा सकते हैं? कुछ चीजें छनके आती हैं, पूरा देश देखता है वो, है ना। और रही बात की आपने घुसपैठियों की, कि हमने घुसपैठी है, आपने अमित शाह पे डाल सकते हैं, आप वो गृह मंत्री हैं, लेकिन साथ में जब आपकी राज्य मशीनरी उनके लिए कागज बना के देगी ना, तो फिर वो उनको वैलिडिटी दे रहे हैं। आप अपना राज्य सरकार के तौर पे काम करने में विफल रहे हैं, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री इस देश में कई बार ये मुद्दा उठा चुकी थी कि इस देश में घुसपैठिए हैं, उसके बाद सत्ता में आती है आपके लिए घुसपैठियों के मुद्दा नहीं रहते अचानक से। और देखिए ऐसा है, विश्वजीत जी भी तो ये बात जानते हैं कि अभी जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, मैं एक चीज और बोल देता हूं, इस बार ना सबका हिसाब होगा। 10% का अंतर है ना 38 और 48 में,
इस बार देखिएगा वो अंतर गिरने वाला है। इसीलिए बिल्कुल, हिंदुओं सबका की याद हिसाब आती होगा। है, हिंदुओं की याद आई तभी है कि जगन्नाथ मंदिर बनाएंगे, कि हिंदू इस बार खिसकने वाला है, तो अचानक से हिंदुओं की याद भी आ गई, पंडितों की याद भी, पुजारियों की भी याद क्योंकि भी, आप सबकी ये बहुत याद आ अच्छे से जाएगी। जानते थे, विश्वजीत जी बहुत अच्छे से जानते थे कि अमित शाह ने क्या कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, आपकी सरकारें क्या कर रही हैं। मुझे जरा ये बताइएगा कि अगर कोई घुसपैठिया वहां पर था ही नहीं तो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वो जो आपकी ही पुलिस को हजारों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड वहां पर रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े हुए मिले थे, वो किसके थे? जो लोग एसआईआर का नाम सुनते ही अपना बोरिया बिस्तर सर पर रख करके जाने के लिए उस पोस्ट के पास जमा हो गए थे जहां से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा लगती है, वो कौन लोग थे? वो कितने तालाब हैं वहां पर जहां आधा भारत में है और आधा बांग्लादेश में है, जिसके माध्यम से लोग प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर फेंसिंग के लिए आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता है? पश्चिम बंगाल से घुसपैठिया नहीं होता है, घुसपैठिया होता है असम से और त्रिपुरा से। पता कर लीजिएगा, आईबी रिपोर्ट से पता कर लीजिएगा। लता जी आपको ही बोल रहे हैं। नहीं, ज्यादा पश्चिम झूठ बंगाल बोलता है। में बीजेपी, अगर पश्चिम बंगाल में कुछ घुसपैठिया हो रहा है तो बीजेपी करवा रहा है। बीजेपी करवा जहां रहा है। पर वोट आप बीजेपी बनवा रहे हैं, उनकी वोट आप बनवा रहे हैं। बीजेपी घुसपैठिए लेके आ रही है, वोट आपके लोग बनवा रहे हैं, आधार आपके लोग बनवा रहे हैं उनका। कैसा मजाक कर रहे हैं आप? घुसपैठिया करवा रहा कोई है। बात नहीं, बीजेपी तो इस बार कह रही है कि हम आएंगे और सबको निकाल देंगे। अभी तक बीजेपी बिना रहे जब वहां पर लोगों को एंटर करवा रही है, तो आने के बाद क्या करेगी फिर आप भी वो जानते हैं। अब जरा मनमोहन जी, इस बार लगता है कि वोट बैंक में सेंध तो आप लोग लगा ही लेंगे। चलिए ठीक है, मुर्शिदाबाद वो एक ऐसी जगह है ही जहां पर शुरुआत ये सारी की गई कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसके नाम पर वोट बैंक में भी सेंध लगा लेंगे। लेकिन ये तो चुनावी मुद्दे बहुत ज्यादा हावी होने वाले हैं ना इस बार, बाबरी मस्जिद से लेकर के घुसपैठिए तक, एसआईआर तक, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों की काट है क्या आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सब के सब भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 बनाने में लग रहे हैं, और जो सरकार है वहां दीदी की उसे 0 बताने का काम कर रहे हैं। अरे आप टीएमसी और की तरह सबके समझ सबका रही प्रयास यही है कि हिंदू और मुसलमान के ऊपर चुनाव हो भी बंगाल के अंदर में। होगा। घुसपैठिए चिल्ला रहे हैं, घुसपैठिए चिल्ला रहे हैं। बिहार में एसआईआर में कितने घुसपैठिए इन्होंने बाहर किया, बांग्लादेश में एसआईआर के ऊपर कितने, पश्चिम बंगाल में कितने को इन्होंने बाहर करने का काम किया। अरे एसआईआर जहां तक घुसपैठिया बाहर करने के लिए थोड़ी थी, पढ़ के बात है। आइएगा माजी थोड़ा। वो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन की रेगुलर एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है। इलेक्शन कमीशन घुसपैठिए थोड़ी तय करता है इस देश में, गृह मंत्रालय तय करता है। कुछ भी देश में भ्रम फैलाने लग जाते हैं आप लोग। हमें बताया, जिसे भागना था वो खुद भागा, जिसे भागना था वो खुद भागा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम में घुसपैठिए सरकार के नाक के नीचे नौकरी कर रहा होता है, उस वहां आपकी कोई गलती नहीं होती है। सरहदों पे सबको ढूंढा जा रहा है ना, आपको दर्द क्यों हो रहा है? वो नौकरी क्या कर रहे हैं? कुछ तो पॉलिटिशियन भी बन गए हैं इस देश में, है ना, उनको सबको ढूंढा जाएगा ना। ये ऐसे एक, अरे इस देश जब आजाद हुआ उसके बाद घुसपैठिए 1971 के बाद कितने भारत में आए, उसके बाद कितने सारे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो दिल्ली तक पहुंचे, तो सबको ढूंढा जाएगा ना। इतने टाइम में आए तो थोड़ा टाइम लगेगा ना आइडेंटिफाई करने में। और एसआईआर से घुसपैठिए मत जोड़िए। एसआईआर का काम है वैलिड वोट को आइडेंटिफाई करना और उसको ये तय करना कि ये वैलिड वोट इस देश के इलेक्शन में हिस्सा लेगा। लेकिन और दूसरी बात सुनिए, वो घुसपैठिए तय करना नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। मुस्लिम फोबिया ग्रस्त हो चुके हैं, सिर्फ मुसलमान देश का उत्थान, बेरोजगारी पे कब बात करोगे तुम? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को भगा दोगे यहां से आप लोग? अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको लेकर के तो पूरी एक सुनवाई भी हुई थी ना, असम को लेकर के भी पूरी एक सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो हर डिबेट में थोड़ी ना बताया जाएगा। आप लोग भी थोड़ा पता करके आया करिए। और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।